तो भाई पहला सेशन है आज, ठीक है। पहला सेशन है, आपकी एनर्जी चाहिए जबरदस्त, ठीक है। बस मैं आपको कंक्लूड करूंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान देने के नहीं हूं मैं आज, बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्ञान देने के मूड में नहीं हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि कमर कस लो, इस बार कमर कस लो, 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है। अपने सब्जेक्ट में प्रॉमिस मैंने इस साल भी किया था और इस साल फिर कर रहा हूं मैं, अगेन कर रहा हूं, 180 आउट ऑफ 180 का, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। इतना मैं कह रहा हूं कि जूलॉजी की अगर बात आती है बेटा, और बॉटनी तो अनुसार पढ़ा ही रहे हैं, तो पूरा मैं 360 का पूरे गारंटी ले रहा हूं मैं, ये गारंटी है, ठीक है। अगर दोनों कॉम्बिनेशन बैठ जा रहे हैं तो दोनों के दोनों मिलकर के हम 360 की गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। बायो के एक एक कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से, बेसिक से कराएंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। दूसरा, जिन बच्चों के मार्क्स 500 प्लस हैं उनके लिए एक एडिशनल चीज दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप कह सकते हो समरी, ठीक है। उस समरी में एक तरीके से दो फायदे हो रहे हैं आपके, लास्ट टाइम पर जो रिवीजन करते हो वो पूरा कवर्ड होगा, उस समरी में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड होगी। उस समरी को इस तरीके से डिजाइन किया है, मतलब एक अल्टीमेट वे के अंदर, मतलब समझो कि एक चैप्टर की समरी बनाने में मुझे 2-3 दिन लग रहे हैं, तो बढ़िया क्वालिटी की समरी मिलने वाली है आपको सिंगल लेक्चर के अंदर, जिसमें पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इस बार मुझे कहीं ना कहीं बच्चों में मिस मिली है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वो स्पीड अप नहीं कर पाए अपना, क्योंकि देखो बायो आना, और जैसे तरुण सर ने बताया था आपको, मैं ऑलरेडी कई वीडियो में मैं भी बता चुका हूं, और कम समय के अंदर बायो करना दो अलग अलग बातें हैं। कम समय का मतलब है लगभग 45 से लेकर के 50 मिनट के अंदर आप बायो कवर कर रहे हो नीट के एग्जाम के अंदर, तो सही मायने में आपको बायो आती है, ठीक है। अगर टाइम लग रहा है तो उसका मतलब आपको सोचना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कंसेप्ट में अभी भी थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, है मामला गड़बड़, ठीक है। तो उसी को हमें इंप्रूव करना है इस बार, कि एक एक कंसेप्ट को जीरो से उठाएंगे, पहली बात, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ बेटा, हाँ 500 वाले बच्चे बहुत हैं, बिल्कुल सही। एक तो मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं, तुम्हारी चैट जो है ना, हाँ बहुत बढ़िया, 180 आउट ऑफ 180, ठीक है। फ्रेशर, मैं बोल रहा हूं ना, जीरो से उठाएंगे, जीरो से, बिल्कुल जीरो से। तो यहां मैं दोनों दोनों टाइप के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको जीरो से उठा रहे हैं, और देखो आज के लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, और कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूं 180 आउट ऑफ 180, और क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि एक एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो कुछ तो बात होगी ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं, ठीक है। तो बायो बस ध्यान रखना है आपको, आना और स्पीड अप करना, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन अंतर है, ठीक है। तो आपको उस स्टेज पर आना है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी समझ में आ गई क्या होगी आपको, मैं पूरी एनसीईआरटी करा रहा हूं आपको साथ, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन साथ, बिल्कुल हर लेक्चर के साथ। पूरे लेक्चर को, मतलब पूरे चैप्टर को बहुत प्यारे डायग्राम, फ्लो डायग्राम में कंसेप्चुअल कन्वर्ट करूंगा, सारे नोट्स लिख लिख करके समझाऊंगा, और बहुत प्रॉपर तरीके से जीरो से स्टार्ट करूंगा, टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो बस इतना यार, एनसीईआरटी की मास्टरी करा दूंगा यार, इतना मतलब मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपकी इतने प्रैक्टिस करा दूंगा लेक्चर के साथ कि कोई कंसेप्ट बचेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल इतना मेरी गारंटी है, जो मैं करना, मतलब जो आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं मैं, और कमिटमेंट जो भी कर रहा हूं वो पूरे किए भी हैं मैंने, ठीक है। आज तक बैग में देखोगे सारे कमिटमेंट पूरे हुए हैं, तो ये कमिटमेंट भी आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। बस मैं फिर से बोल रहा हूं, बायो में जितना हम करा दें उतना कर लेना, और जितना टाइम बच रहा है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री को देना, क्लियर है। बस जितना, देखो एक बात ध्यान रखना, ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत जरूरी है, अगर विश्वास करते हो, ठीक है। अगर मुझे ये लग जाए कि आप विश्वास करते हो तो मैं आपके विश्वास टूटने नहीं दूंगा, ये गारंटी है, मतलब ये मेरे खून में है, अगर विश्वास करते हो तो विश्वास टूटने नहीं दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। 180 का बोल रहा हूं तो पेपर पूरा 180 का आप करके आओगे, बस स्पीड अप कैसे करना है, एनसीईआरटी कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, साउंड परफेक्ट है ना, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैंने लिख दिया ऐसे ही, कल पीपीटी आपकी प्रॉपर है, फर्स्ट वाला सही होगा, लेक्चर फर्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल और ह्यूमन रेस्पिरेशन, आज का हमारा टारगेट है, इसको कवर करने वाले तीनों टारगेट को, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज रेस्पायरेशन। बिल्कुल नहीं, नो बकवास, क्योंकि यूट्यूब पर तुम इतना ज्ञान ले चुके हो, इतना ज्ञान ले चुके हो, मतलब ज्ञान ही लिया है यूट्यूब पर तुमने, सब्जेक्ट तुमने दूर कर दिया है। ठीक है, तो अब ज्ञान की बात नहीं करेंगे, सीधे मैं सब्जेक्ट पर आ रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं पूरी थ्योरी कराऊंगा, जीरो से कराऊंगा, टॉप लेवल पे कराऊंगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, साथ एक एनसीईआरटी बेस्ट तो हम लास्ट में देंगे ही। ठीक है, पर यहां भी पूरी एनसीईआरटी कराने वाला हूं आपको, कम से मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा साथ। ठीक है, जैसे बीएमएस क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैं देता हूं ऑलरेडी, वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके हर क्लास के बाद। तत्वा का होमवर्क दूंगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से, तत्वा हर बच्चे को मिल रहा है, जो फिजिकली इसको ले सकता है, तत्वा जो फिजिकली ले सकता है, वो फिजिकली हर यूट्यूब के जो सेशन हुए हैं उनमें उसका लिंक है, या वेब से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ठीक है, ऐप के अंदर एक मतलब एक ऑप्शन है जो अभी नहीं दिख रहा बच्चों को। ठीक है, आप समझ रहे, स्टोर का ऑप्शन, वो स्टोर का ऑप्शन या तो अपडेट हो गया होगा या होने वाला होगा, स्टोर के ऑप्शन से उसको आप ले सकते हो तत्वा को। ठीक है, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी पीडीएफ हर बच्चे को दी गई है, उसके मैं प्रॉपर तरीके से आपको होमवर्क दूंगा, प्रॉपर एनालिसिस भी करूंगा, टेस्ट मैं अनाउंस कर दूंगा कि एक एक टेस्ट सब बच्चे को देना है प्रॉपर वे में, बिल्कुल नीट पैटर्न से, और कोशिश करेंगे टेस्ट का टाइम भी वो नीट वाले टाइम में हो आपका, जिससे कि एकदम फील वही आए। तो बहुत प्लानिंग से इस बैच पर हम काम करने वाले हैं, बहुत प्लानिंग से, बस आपको कमर कसनी है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, ये गारंटी है 180 आउट ऑफ 180 कहीं नहीं गए, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। बात बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर हम बात करते हैं बेटा रेस्पायरेशन होता क्या है, व्हाट इज रेस्पायरेशन। ठीक है, अक्सर के बच्चे पूछते हैं सर, कंफ्यूजन होता है कि हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, पर प्लांट का केस अगर देखा जाए तो सर कंफ्यूजन होता है, क्या प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कंफ्यूजन है। क्या प्लांट रेस्पिरेशन दिन में करते हैं, रात में करते हैं? कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करूंगा मैं। अगर ह्यूमन का केस है बेटा, अगर ह्यूमन का केस है, ठीक है, ह्यूमन का केस है, तो ह्यूमन के केस में आप समझते हो ना बेसिक, ये मानो ह्यूमन है, रेस्पिरेशन कर रहा है, अपने लंग्सों को यूज करेगा, लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर ऑलवेज ऑक्सीजन भाई लेगा और CO2 भाई निकालेगा, ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 भाई निकाल रहा है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, एक बार बता दूं, इस बार कुछ अलग भी करने वाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें फील कराएंगे आपको बैच में ही। ठीक है, कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, हाँ, रेस्पिरेशन का मतलब बताऊंगा पूरा बिल्कुल जीरो से, पहले मैं समझो मेरी बात। रेस्पायरेशन हिंदी में इसको श्वसन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने टिश्यू के अंदर लेकर के टिश्यू तक पहुंचाते हो, और टिश्यू से CO2 बाहर रिलीज करते हो। ये ऑक्सीजन करती क्या है, आपके सेल्स के अंदर जो फूड होता है, खाना होता है, उसको ऑक्सीडाइज करती है, उसका विघटन करती है, उसको तोड़ती है, और एनर्जी लिबरेट होती है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जीव को होती है, हर जीव को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी के लिए हर जीव रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्लियर है बिल्कुल, खाने का विघटन, टूटना, आप समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। डिटेल में और लेके चलूंगा, अभी बेसिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहां हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है सर एनिमल और प्लांट में रेस्पिरेशन में कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, पर हम एक्चुअल में एयर लेते हैं और एयर निकालते हैं, उस एयर में उपस्थित ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और बॉडी के अंदर बनने वाली CO2 को बाहर निकालते हैं। सिंपल सी बात। अगर प्लांट के केस में बात की जाए, प्लांट के केस में बात की जाए, समझना, अगर यही केस प्लांट का हो तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नो डाउट कंफ्यूजन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा, मानो एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, समझने की कोशिश करना, प्लांट है, प्लांट के अंदर एक प्रक्रिया होती है, प्लांट के अंदर एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस,
अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो प्लांट क्या काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। भाई लाइट है, ठीक है, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? एटीपी। यानी लाइट से एटीपी बनाते हैं प्लांट इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और इस प्रक्रिया के दौरान ये प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। जब लाइट रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन करते हैं, तब प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब प्लांट क्या काम करते हैं? ये काम कब हो रहा है? डे में, डे के टाइम, दिन के टाइम जब लाइट होती है तब लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और इस दौरान प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। समझना, ले नहीं रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। पर रेस्पिरेशन की बात नहीं चल रही है, फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है। अब एटीपी प्लांट बना चुके हैं। प्लांट रूट से, भाई धरती के अंदर पानी होता है, प्लांट रूट से वाटर लेते हैं, प्लांट रूट से वाटर लेते हैं, ये हम जानते हैं। प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। CO2 ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं। तभी कहते हैं रात के टाइम पर प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट के अराउंड CO2 के क्लाउड्स बन जाते, CO2 की परसेंटेज ज्यादा होती है, क्योंकि प्लांट को CO2 की रिक्वायरमेंट होती है रात के टाइम पर। समझना मेरी बात। तो रात के टाइम पर प्लांट CO2 ले रहे हैं, तो CO2 आ गई अंदर, CO2 आ चुकी है। H2O रूट से ले लेते हैं, H2O रूट से, जड़ों से पानी लेते हैं, बाहर से CO2 लेते हैं, और जो एनर्जी बनाई थी, भाई आप सब्जी मंडी जाते हो तरकारी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, आप घिया, तोरई, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, करेला परचेस करके लाते हो, क्या कच्चा खा जाते हो? नहीं, घर पे लाते हो, तब प्रेशर कुकर में डालते हो, चूल्हा जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, समझ रहे हो, उसमें एनर्जी, एनर्जी आग, एनर्जी, एनर्जी देते हो, तब वो पकता है, तब वो बनता है खाना, सही मायने में। तो यही तो हो रहा है, इसके थ्रू आपका ग्लूकोज, खाने का निर्माण होगा, फूड बनेगा, C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन के लिए इनको भी तो चूल्हा जलाना पड़ेगा। चूल्हा मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी ATP चाहिए। तो समझ रहे हो ना? तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर एक लाइट रिएक्शन होती है, दिन के टाइम पर होती है, ये डार्क रिएक्शन है, रात के टाइम पर होती है। आप समझ रहे हो? नाइट में हो रही है डार्क रिएक्शन, दिन में हो रही है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी बना रहे हैं, डार्क रिएक्शन में H2O और CO2 के थ्रू फूड का निर्माण कर रहे हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। आप समझ रहे हो? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, समझ रहे हो, जो सिर्फ प्लांट में होती है, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या एल्गा कह सकते हो, जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें ही ये प्रक्रिया होगी। अभी यहां मैंने रेस्पिरेशन की बात नहीं की, यानी कंफ्यूजन कहां हो रहा है? यहां हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। पर प्लांट फोटोसिंथेसिस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, CO2 ले रहे हैं। तो ये प्रक्रिया अलग है, ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, ये रेस्पिरेशन की बात हो रही है। प्लांटों के अंदर भी रेस्पिरेशन वैसे ही होता है जैसे हमारे अंदर होता है। भाई रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है? रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, इस ऑक्सीजन को कहां यूज कर रहे हो? सेल के अंदर जा रही है ऑक्सीजन, C6H12O6 का ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, तब CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ATP का फॉर्मेशन होगा। ये रेस्पिरेशन है। हम क्यों ले रहे हैं ऑक्सीजन? क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जो हम खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको ब्रेक कर रही है, उसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म क्या हो रहा है? ये कैटा, कैटा माने टूटना, एनसीईआरटी में कैटा दे रखा है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म माने होता है टूटना। आप इस खाने को तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है CO2, H2O और एनर्जी के अंदर, विघटन, यही तो है रेस्पिरेशन।
आप क्यों करते हो रेस्पिरेशन? कहते हैं जितना ज्यादा रेस्पिरेशन करोगे उतनी ही ऑक्सीजन ज्यादा आपके टिश्यू तक पहुंचेगी, उतना ही फूड का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, उतनी ही एटीपी ज्यादा बनेगी, उतने ही आप शक्तिमान बन जाओगे। और वाकई में शक्तिमान बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके अंदर एनर्जी, जान फूकने का काम करते हैं। तभी तो कहते हैं हर स्थिति परिस्थिति में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो, ये आपकी एनर्जी के लेवल को मल्टीपल टाइम इंक्रीज करके रखेंगे। समझ में आया? तो रेस्पिरेशन का पर्पस समझ में आ गया। पर्पस है एनर्जी का फॉर्मेशन, और एनर्जी तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिक्वायरमेंट है, चाहे प्लांट हो, प्रोटोजोआ हो, एनिमल हो, भाई कोई भी है उसको एनर्जी चाहिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, इंक्लूडिंग प्लांट। तो प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करेंगे। अब प्लांट के पास इतना है कि इन्होंने खाना बना लिया, हम खाना खाते हैं, समझ रहे हो? तो अब इनको क्या करना है? इस ग्लूकोज को ब्रेक करना है। तोड़ना किस में तोड़ना है? CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी में तोड़ना है। तो अब ये भी क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के अंदर सेम प्रोसेस ये करेंगे, ये भी ऑक्सीजन लेंगे, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, आप समझ रहे हो, और अंदर CO2 जो बन रही है इसको बाहर रिलीज करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे, आप समझ रहे हो? CO2 को रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, और इस ऑक्सीजन से इस फूड को तोड़ेंगे, और सेम वही प्रोसेस जो एनिमल में चल रही थी। तो प्लांट का केस हो, एनिमल का केस हो, रेस्पिरेशन सिमिलर प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन सिमिलर प्रोसेस है, दिन हो या रात। क्योंकि ऐसा एनर्जी की जरूरत मुझे दिन में है, रात में नहीं है, रात में है, दिन में नहीं है। अगर मुझे इस जिंदगी को जीना है तो मुझे एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर वक्त चलती है, दिन हो या रात। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? दिन हो या रात, हर समय ये प्रोसेस रन करती है। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां तक कोई डाउट है? रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सिमिलर होता है। कंफ्यूजन करने के लिए आती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें दिन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है और रात के टाइम पर वो CO2 लेते हैं खाना बनाने के लिए। बस ये कंफ्यूजन रहता है। समझे या नहीं समझे? कोई संदेह नहीं। BMS, यस यस, ठीक है। तो बस एक एक चीज के कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, ठीक है? देखो, जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब एक अल्टीमेट सब्जेक्ट है जो एक्चुअल में आफ्टर सिलेक्शन भी आपके साथ रहना है। एक बार को बॉटनी बहुत रिड्यूस या एकदम गायब हो जाएगी, ठीक है? फिजिक्स भी बहुत रिड्यूस, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें आएंगी कुछ, ठीक है, गायब हो जाएगी। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आपका बचेगा, लाइक बायोमॉलिक्यूल। और हाँ, इस बार बायोमॉलिक्यूल मैं ही करा रहा हूं ऑनलाइन के अंदर, ठीक है? तो एक टेस्ट और मिल जाएगा बायोमॉलिक्यूल का, और मेरी कोशिश रहेगी वो अब मतलब अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट अपनी तरफ से 100% अल्टीमेट लेवल का दूंगा। अल्टीमेट लेवल के कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपके, ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ में भी मिलेगी। तो वहां एकदम आप जब लेलिंजर, नेल्सन कॉक्स पढ़ोगे तो बेसिक एनसीईआरटी के मैं यहां क्लियर करूंगा, वहां जाने वाला है, ठीक है? समझ रहे हो? तो अब सोचो वहां की, कहां की? मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि वहां पहुंचना है हर कीमत पर और हर हालत में। नो डाइवर्जन, नो डिस्ट्रक्शन, ओनली फोकस्ड ऑन योर टारगेट। क्लियर है बिल्कुल? यस या नो? यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। मैं फिर बार कंक्लूड कर रहा हूं। जो कंफ्यूजन होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में होता है, रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, ठीक है? अब वापस आ रहा हूं बेसिक्स पर, बिल्कुल बेसिक। व्हाट इज रेस्पिरेशन? है क्या रेस्पिरेशन? ठीक है, जैसे डाइजेशन के लिए हम बोलते हैं इट इज अ ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ऐसी रेस्पिरेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो रेस्पिरेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। यहां से कहानी चालू होगी आपकी एनसीईआरटी की। चैप्टर एंड हो जाए तब तक पूरा लेक्चर देखोगे, ठीक है? फिर लास्ट में कंक्लूड करोगे कि एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी अगर आपने टोटल बायो पर
अप्लाई कर दी और साथ में केमिस्ट्री पर भी अप्लाई कर दी, तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ इस बार सिलेक्शन से, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। और समरी वाली जो बात मैं कर रहा हूं ना, समरी, वो हर बच्चे के काम आने वाली है। वो समरी इस बार ताबड़तोड़ होने वाली है, क्योंकि समरी हम केमिस्ट्री में भी करा रहे हैं, और समरी हम फिजिक्स में भी करा रहे हैं, और समरी बायो में भी मिलने वाली है। वो नाम समरी है, वो एक अल्टीमेट लेक्चर है, ठीक है। वो एक ऐसा लेक्चर है जो अब तक यूट्यूब पर नहीं है, और अब हाँ लोग कॉपी करेंगे, अच्छी बात है, करने दो, ठीक है, पर अब कॉपी होगा तगड़ी तरीके से, वो अल्टीमेट है, बहुत मेहनत है उसके पीछे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तोड़ी है, ठीक है। चलो, अब रेस्पिरेशन की बात चल रही है। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब क्या है फिजिको केमिकल प्रोसेस, समझना मेरी बात, बहुत बेसिक, फिर बेसिक चीज उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी, मतलब मैं तो उनके लिए भी बोल रहा हूं जो 12th में है, जिनका 11th बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनके लिए जीरो से समझ में आएगा। जो ड्रॉपर हैं उनको बेस्ट लगेगा, और जो 500 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हैं उनके लिए एकदम अल्टीमेट है, ठीक है, सभी के लिए है। तो अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूं, मानो ये कॉमन कॉमन है, तो कंसेप्ट तो मैं हर जगह जोड़ूंगा ही, उसमें तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, कंसेप्ट कोई अलग नहीं होते, कंसेप्ट तो एक ही है। मैं कंसेप्ट की बात करूं, ठीक है, ये मान लो एटमॉस्फेयर है, अच्छा थोड़ा सा इसको, ये मान लो, ये मान लो एटमॉस्फेयर है, मान लो, ठीक है, माना कि ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये तो इंसान है भाई, माना कि ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण, और वातावरण में आप जानते हो हर टाइप के गैस होते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन भी होती है, वातावरण के अंदर CO2 भी होती है, और वातावरण में तो नाइट्रोजन भी होती है। तीनों टाइप की गैस आपके एटमॉस्फेयर में होती है। जब आप एयर को इनहेल करते हो, लंग्स के अंदर लेकर के आते हो एयर को, ऑक्सीजन को नहीं, एयर को लेकर के आते हो, क्या आपने फिल्टर लगा रखा है, क्या ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी ना, पूरी एयर जाएगी, कंप्लीट एयर इन करेगी। तो एटमॉस्फेयर से आप एयर को ले रहे हो, और एटमॉस्फेयर में ही आप एयर को रिलीज कर रहे हो। एयर का लेना और निकालना, इस प्रक्रिया को, भाई एयर को ले रहे हो और एयर को ही निकाल रहे हो, लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्चुअल में आप एयर को ले रहे हो और निकाल रहे हो, कहां ले रहे हो एयर को, एयर को आप अपने फेफड़ों में ले रहे हो, एयर को आप अपने फेफड़ों में ले रहे हो अपने, ठीक है, यहां पर आपने एयर को ले लिया, एयर सीधे आपके फेफड़ों में आ रही है, एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, जिसमें CO2 भी है, जिसके अंदर ध्यान रखना है आपको, हाँ, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, निकालने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन, और समझ रहे हो, लेने की प्रक्रिया को और निकालने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। यानी कहते हैं एयर को लो और एयर को निकालो, लो और निकालो, कहते हैं ना गर्मी पड़ रही है, खिड़की खोलो, बाहर की एयर अंदर आने दो, अंदर की एयर बाहर जाने दो, वेंटिलेशन होने दो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो रेस्पिरेशन की एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के लिए हम टर्म यूज करते हैं वेंटिलेशन, तो इसको हम एक नाम से जानेंगे, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। अच्छा, वेंटिलेशन के अलावा और क्या बोल सकते हैं, इसको ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन टर्म यूज कर सकते हो इस प्रक्रिया के लिए। यानी जो एयर को लेना और निकालने की प्रक्रिया है, इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। और एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है ये रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पायरेशन। क्लियर है बिल्कुल।
हाँ बेटा बिल्कुल एकदम क्लियर। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन जिसके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों प्रक्रिया हो रही है। क्लियर है। अब एटमॉस्फेयर में ये आप जानते हो ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, तीनों गैस है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा परसेंटेज में होती है, अप्रोक्सीमेटली 79% के आसपास, बहुत हो गया। ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है और पॉइंट्स में होती है CO2। आप समझ रहे हो। तो तीनों गैस अंदर जाएंगे आपके लंग्स के अंदर, पर अब समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। पर लंग्स के अराउंड ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी लंग्स के अराउंड नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं क्योंकि हमारे लंग्स हाईली वैस्कुलर होते हैं, हाईली वैस्कुलर, ठीक है। जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में एंटर करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में एंटर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बाहर निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बाहर निकलता है। क्लियर है बिल्कुल। तो यानी यहां पर ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया चल रही है, कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया यहां चल रही है, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो रही है। कहां से आ रही है ये ऑक्सीजन, समझना। तो यहां हो क्या रहा है बेटा, कंटिन्यू यहां से CO2 डिफ्यूज होकर कहां जा रही है, लंग्स के अंदर, और लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां आ रही है, आप बोलोगे ब्लड के अंदर। तो कंटिन्यू जब ऑक्सीजन आती है तो ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। CO2 जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है, समझना मेरी बात। CO2 यहां से निकल रही है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है, आप समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सटर्नल लेवल पर हो रहा है। इट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन, लंग्स इज अ प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। लंग्स क्या है, इट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां हो क्या रहा है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कंटिन्यू गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई या लंग्स के बीच में। तो पहला वेंटिलेशन ब्रीथिंग समझ में आ गया, एयर कंटिन्यू जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन, निकालने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन बोलते हैं, और कॉमनली इसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोलते हैं। कोई डाउट। अब एयर आ गई, एयर आ गई, इस एयर में से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, CO2 वापस ब्लड से लंग्स में जाएगी। सर नाइट्रोजन क्यों मूव नहीं कर रही, एक्चुअल में नाइट्रोजन अंदर नहीं आ रही क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती ब्लड के अंदर। तो यहां सॉल्युबिलिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो गैस सॉल्युबल होंगे वही डिफ्यूज करेंगे, उन्हीं का डिफ्यूजन होगा, जो सॉल्युबल नहीं है उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। समझे माय डियर। वॉइस प्रॉब्लम, अब बताओ वॉइस पहले से बेटर है क्या, वॉइस, वॉइस पहले से बेटर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ओके। तो एक बार जो अगर किसी बच्चे को लग रहा है तो वो रिफ्रेश कर सकता है या एक बार देख लो अपनी डिवाइस भी। तो बच्चे लिख रहे हैं क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चल रहा है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लंग्स लेवल पर चल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। आप समझ रहे हो, ये है बेटा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दे दूंगा आपको, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। एक तो आपकी फिजिक्स की क्लास किसी कारण, ठीक है, आ, से आज नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, समझ रहे हो ना भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। कुछ एसीपी सर के यहाँ कुछ केविन की प्रॉब्लम आ गई थी, नेट कनेक्शन की, वो लाइन टूट गई थी, ठीक है। वो 3:15 यानी 3:15 आज फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं,
तो सारे बच्चे 3:15 पर अलर्ट रहना। फिजिक्स पर बहुत मेहनत करनी है हम सबको, आप समझ रहे हो ना? मतलब रच दो यार रिजल्ट, मतलब बहुत जबरदस्त लेवल का। मैं इतना गारंटी, पेपर पूरा का पूरा जो पढ़ा रहे हैं उसमें से होगा। मैं ये वाली बात की भी गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, मतलब सारा खेल फॉलो का, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे बोले थे सर काश आपकी बात मान ली होती तो आज इन सब्जेक्ट में भी यहां पर होते। गाइड तो कर ही सकते हैं, जूलॉजी पढ़ा सकते हैं, बायो पढ़ा सकते हैं, पर आपको गाइड तो कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ठीक है? क्योंकि जो भी टीचर आपको मिले हैं ना, सारे सेलेक्टिव है, बहुत एकदम औसम है सारे के सारे। मतलब किसी कारण के बेस पर मैं इतना बोल रहा हूं, नहीं तो मैं मतलब या तो मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो एकदम सच बोलूंगा, ये है मतलब मैं बोलूंगा ही नहीं, ठीक है? मुझे लगेगा कि हाँ यार ये चीज बच्चों के हित में नहीं है तो नहीं बोलनी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हित में है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि इतना मुझे पता है इस बार सारे टीचर आपको औसम मिले हैं, ठीक है? कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है, कहीं कोई मुझे उनके कंटेंट पे 1% भी डाउट नहीं है। अगर आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो बेटा इस बार मतलब आप तोड़ दोगे यार, बहुत बढ़िया कर दोगे, मतलब बहुत जबरदस्त, कहते हैं ना मचा दोगे, कहते हैं ना, वो कर दोगे 2025। तो 2025 टारगेट लेके चलना, ठीक है? ये ध्यान रखना और फोड़ देना इस बार, क्योंकि हो सकता है 25 तक कुछ सीटें और इंक्रीज हो जाएं, बट बच्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर भीड़ से डरना नहीं है। इतनी भीड़ के अंदर सीरियसली, मैं सच कह रहा हूं, सीरियसली स्टडी करने वाले बच्चे बहुत कम है, बहुत कम है। भीड़ है पर सीरियस नहीं है। कुछ 3 महीने सीरियस रहते हैं, अक्टूबर के बाद वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट नहीं होना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है? हम मेंटेन करके रखेंगे। तो जहां तक कोई डाउट, फिजिक्स आपकी 3:15 ध्यान रखना, ठीक है? अब यहां क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? हमारे सबसे प्यारे, जो पहली बार बनता है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो पहला ऑर्गन बनता है आपका हार्ट, आप समझ रहे हो? तो यहां से जो ब्लड है वो सीधा आपके हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा, आपके हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। ये आपके हार्ट में आ गया, और हार्ट इस ब्लड को यहां से वेंट्रिकल में जाएगा। हार्ट इस ब्लड को पंप कर देगा, कहां पर पंप कर देगा? वेंट्रिकल। कहां कर देगा पंप? सीधा टिश्यू के पास, टिश्यू के पास। तो यहां से एक सिस्टमिक आर्टरी सीधा इस ब्लड को लेकर के आपके बॉडी के सारे ऑर्गन और टिश्यू के पास जाएगी। एक सिस्टमिक आर्टरी, ये कहां जाएगी? सारे बॉडी के टिश्यू के पास जाएगी, ये गई टिश्यू के पास, ठीक है? और इस ब्लड के अंदर मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब, ये आगे पढ़ा, आगे दाब की बात मैं आगे करूंगा, क्योंकि दाब की बात, आंशिक आंशिक दाब जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी समझो यहां पर क्या है, यहां ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में थी, भर भर के ब्लड में आई थी, बहुत बेसिक से कराऊंगा पहले तो। ब्लड में आई थी, ये डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगी? ये डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर पहुंचेगी। कौन पहुंचेगी? ऑक्सीजन। आप समझ रहे हो, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर आप जानते हो C6H12O6 का ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक करने के लिए कौन चाहिए? ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आ चुकी है। ऑक्सीजन क्या काम करेगी? ऑक्सीजन इसको तोड़ेगी CO2 के अंदर, प्लस H2O के अंदर, प्लस और किसके अंदर? एनर्जी, जो आपको चाहिए एनर्जी, एनर्जी बनाएगी, ठीक है? CO2 जा रही, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और CO2 धीरे से निकल के बाहर आ जाएगी। CO2 धीरे से निकल के बाहर आ जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्लियर है बिल्कुल? CO2 बाहर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, ऑटोमेटिकली हाई पार्शियल प्रेशर से लो, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और यहां से CO2 को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ये CO2 कहां जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ये CO2 वापस हार्ट में जाएगी, वापस हार्ट में जाएगी, इसको हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा, और हार्ट इसको पंप कर देगा पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के मतलब सॉरी लंग्स के अंदर। हार्ट इसको पंप कर देगा लंग्स के अंदर, लंग्स में फिर ऑक्सीजनेशन होगा, फिर यहां से बॉडी के अंदर, फिर वापस हार्ट के अंदर, हार्ट से वापस लंग्स के अंदर। तो ये बीच में चल क्या रहा है? बीच में चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, चलेगा। ये क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कंटिन्यू यहां पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और फाइनली ट्रांसपोर्ट की बात क्या चल रहा है, इंटरनल डिफ्यूजन, अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये क्या चल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी इंटरनल लेवल पे जो डिफ्यूजन चल रहा है ना, इसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं बेटा, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, तो ध्यान से देखना, यहां आपको कुछ स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे नया कलर लेते हैं, ध्यान से देखोगे, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया यहां पर वेंटिलेशन या ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टेप यहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एक्सटर्नल लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। तीसरा स्टेप आपको यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखने को मिल रहा है। चौथा स्टेप आपको यहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। और पांचवा स्टेप आपको सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या बोलेंगे इसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर हो रहा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है। इनडायरेक्ट इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्ट का मतलब होता है ग्लूकोज आपने टेस्ट ट्यूब में डाला और जला दिया, ग्लूकोज टेस्ट ट्यूब में डाला जला दिया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप बहुत सारे एंजाइम यूज कर रहे हो, आप समझ रहे हो, यहां आप क्या यूज कर रहे हो, एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे यूज कर रहे हो, आप समझ रहे हो, बहुत सारी चक्र, जैसे मानो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब के फलस्वरूप यानी अल्टीमेट आप इस ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हो। तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहे हो, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू कर रहे हो, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं, सेल के अंदर होता है, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। समझे या नहीं समझे, अब बताओ, यहां तक समझ में आया नहीं आया, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। कोई डाउट, बीएमएस, बीएमएस, सुपर सुपर, बीएमएस नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा, पुराने बच्चे बीएमएस को बड़े प्यार से बुलाते हैं ब्रेन में सेट, ठीक है। और मेरी कोशिश देखो, मैं दिल से बताता हूं, ठीक है, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, आज आज की डेट में मैं हर बच्चे से एक ही बात बोलता हूं, ऑफलाइन के अंदर भी, ठीक है। और उस ऑफलाइन का फायदा मैं आपको देने वाला हूं इस बार, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा जो भी डाउट पूछता है फिजिकली, वो सारे डाउट यहां पर मैं समझ रहे कैमरे के सामने ऑलरेडी थ्योरी में इंक्लूड कर दूंगा, जिससे कि आपको वो डाउट आए ही ना, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ऑफलाइन का पूरा फायदा आपके ऑनलाइन वाले बच्चों को मिलने वाला है, ठीक है, मैं पक्की बात कर रहा हूं, पूरा फायदा उस ऑफलाइन के अंदर जो भी डिस्कशन होगा वो यहां मैं आपसे आपसे डिस्कस करूंगा। वन वे कम्युनिकेशन है, पर मैं इसको वन वे नहीं रहने दूंगा, इसको टू वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर जो भी धमाल होगा वो कहीं ना कहीं मैं आपको उसको मोटिवेट रखूंगा, पर अपनी क्लास को रेगुलर रखना बेटा, ठीक है। किसी भी तरीके से बैकलॉग मत आने देना, ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने बैकलॉग नहीं आने दिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, तो बायो में 360 में से 360 कोई रोक नहीं सकता। और फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लिया, बायो से ज्यादा, तो 700 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं सच कह रहा हूं। केमिस्ट्री औसम है इस बार, फिजिक्स आपकी औसम है इस बार, बायो तो औसम रहती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आएगा, क्योंकि पढ़ाता ही वो हूं जो आता है, नहीं तो फालतू चीजें मैं डिलीट कर रहा हूं। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन करूंगा, पुराने नोट्स आप यूज कर सकते हो, पर इस बार कुछ अपडेशन भी करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी लाइनें इंक्लूड करूंगा, एनसीईआरटी के पैटर्न में यूज करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे आपको थोड़े थोड़े, ठीक है। कहीं कहीं ज्यादा भी होंगे, बट नॉर्मली कुछ चैप्टर में होंगे, बट कुछ चैप्टर में नॉर्मल है, ठीक है।
अब जैसे यहां तक आप बताओ, कोई डाउट है? अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से स्टेप फिजिकल प्रोसेस में इंक्लूड है, तो आप बोलोगे सर फिजिकल प्रोसेस में पहला आता है, दूसरा भी फिजिकल में आता है, तीसरा भी फिजिकल में आता है, चौथा भी फिजिकल में आता है, पर केमिकल प्रोसेस में ओनली पांचवा प्रोसेस आता है। ये केमिकल प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन। केमिकल इसलिए बोला क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइप के केमिकल यानी एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन को आप केमिकल प्रोसेस बोल सकते हो। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस, ठीक है। हाँ, अगर आप लेक्चर के साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो यार बहुत टाइम देता हूं मैं, बहुत टाइम, मैं बहुत जल्दी नहीं लिखाता, बहुत धीरे धीरे समझाते हुए लिखाता हूं कि बिल्कुल स्लो बच्चा भी मेरे लेक्चर के संग नोट्स बना लेता है, अलग से मतलब जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं इसको, कंक्लूड करता हूं, ठीक है। हाँ, एक बार कंक्लूड करता हूं। रेस्पिरेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर पहुंचा देना और टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना, बस इतना पर्पस है फिजिकल प्रोसेस का। जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, जैसे हमारे पास लंग्स हैं तो हमारे 4 स्टेप फिजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अगर फिश के पास गिल्स हैं तो उसकी फिजिकल प्रोसेस अलग होगी। कॉकरोच के पास ट्रैकियल सिस्टम है तो कॉकरोच के अंदर फिजिकल प्रोसेस अलग होगी, सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो। जिनके पास बुक गिल्स हैं तो उनकी फिजिकल प्रोसेस अलग होगी। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बॉडी सरफेस से फिजिकल प्रोसेस करेंगे तो उनके अंदर फिजिकल प्रोसेस अलग होगी। यानी फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, आप समझ रहे हो। केमिकल प्रोसेस का मतलब है सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस, जिसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू कैटाबॉलिज्म, टूटना, कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक्चुअल में केमिकल प्रोसेस है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, प्रोटोजुआ सब के अंदर सिमिलर होती है। कोई डाउट? यस या नो? यहां तक कोई डाउट? तुम केमिस्ट्री में लग गए, ठीक है, इधर आ जाओ। नो सर, नो 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 नो, ठीक है चलो। ठीक है, अब यहां मैंने इतना बता दिया। पहला स्टेप वेंटिलेशन, जिसमें बाहर से एयर को लेना और निकालने की प्रक्रिया होती है, ये फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है। दूसरी स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वेलाई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वेलाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिजिकल प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वलाई के बीच में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और अंदर क्या हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज हो रहा है। इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन को इस तरीके से भी बता सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा था अभी बताया ना मैंने, इसमें क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, डायरेक्ट नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ, किसका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन? आप बोलोगे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और, ठीक है, लिपिड या फैटी एसिड कह सकते हो, ठीक है। इन सब का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, एनसीईआरटी की लाइन, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, टॉक्सिक है।
H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज अ मेटाबॉलिक बेस्ड वाटर, यूरिन से बाहर निकाल देते हो, और प्लस एनर्जी बन रही है, एनर्जी बन रही है जो आपको चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हो। और ये कैसी प्रोसेस है, टूटने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा, एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है कैटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ये कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, आप समझ रहे हो, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ये कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, पर एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है कैटाबॉलिज्म, तो मैंने कहा ना इस बार में एनसीईआरटी को 100% यूज करूंगा, 99% भी नहीं, 100% यूज करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के एक एक टर्म को यूज करूंगा मैं, एक एक चीज को यूज करूंगा, यानी एनसीईआरटी तुम्हारी बिल्कुल फेमिलियर हो जाए, ये मेरी रहेगी, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो या कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं आज मैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कैटाबॉलिज्म होगा, तो क्या बोलोगे इसको, आप समझना, इसको बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एब्सेंस में होगा तो क्या बोलोगे इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप समझ रहे हो, इसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। कई बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे, सर स्क्रीन छोटी आ रही है, तो हर चीज का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। मैंने बताया ना, कोई चीज इनिशिएट होती है तो कुछ चीजें पता चलती हैं, फिर धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर उनका सॉल्यूशन आ जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर स्क्रीन प्रॉपर आ जाएगी, बड़े साइज के अंदर जैसे आप चाहते हो, ठीक है। और जो भी छोटी मोटी आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो एकदम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बस 2-4 दिन का सब्र जरूरी है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। चलो ओके सर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, कंप्लीट कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड होगा, और लगभग 38 एटीपी बनती है, यहां पे कितनी एटीपी बनती है, फॉर्मेशन ऑफ 38 एटीपी, 38 एटीपी, जो डिटेल में पढ़ोगे आप बॉटनी के चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, यहां ओनली और ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी बनते हैं, 2 ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कम बनती है क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और CO2, CO2 को बाहर रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में CO2 को निकाल लेते हैं, और तोड़ने के लिए अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, सिंपल सी बात। यह है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होता है, इसको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, और पूरी प्रक्रिया को फिजिकल और केमिकल यानी फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब ये बताओ मुझे कमेंट्स के अंदर, यहां तक समझ में आया नहीं आया, एकदम कंसेप्चुअल ये चीजें क्लियर हैं या नहीं। स्क्रीन को थोड़ा सा अगर बड़ा हो सकता है तो करके देखते हैं, नहीं हो रही, ठीक है, मेरी स्क्रीन भी बहुत बड़ी नहीं हो रही, ठीक है, कोई नहीं, क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, बीएमएस, बीएमएस हर चीज टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे, एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, नो डाउट, बीएमएस बीएमएस बीएमएस, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, डायमंड क्लियर, बहुत सही, क्रिस्टल क्लियर, चलो सुपर सुपर, चलो यानी यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं एनसीईआरटी के अगले पैरा पर एंटर कर रहा हूं, एनसीईआरटी का अगला पैरा बता रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब समझना, मैं हर चीज में एवोल्यूशन को जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके फल स्वरूप रिजल्टेंट हम सब बने हैं, दुनिया एक एवोल्यूशन का ही रिजल्टेंट है, और एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है, ये आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, समझ रहे हो, जीवन कभी रुकता नहीं है, समझ रहे हो,
ये किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा चलता रहता है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप समझ रहे हो? हम सब एक बुलबुले हैं, आते हैं कुछ टारगेट को लेकर के, कुछ टारगेट अपनी लाइफ में पूरे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं तो फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो बस जब टारगेट पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो वापस जाना पड़ता है, यही जीवन है। ठीक है, और समय के अनुसार, प्रकृति के परिवर्तन के अनुसार, अगर कोई जीव अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है तो प्रकृति यानी नेचर उसको आगे बढ़ने का मौका देती है और आगे वो अपने अंदर परिवर्तन करता है। ठीक है, ये तो इवोल्यूशन है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लंग्स, जैसे गिल्स, जैसे ट्रैकिया, जैसे बुक गिल्स, आप समझ रहे हो, जैसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, आप समझ रहे हो, जैसे जहां पर मॉइस्ट क्यूटिकल यूज होती है। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो आ रहे हैं ना, इनका वेरिएशन, भिन्नताएं, वेरिएशन, वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर निर्भर करते हैं? किस पर निर्भर करते हैं? आप बोलोगे सर दो चीजों पर निर्भर करते हैं। पहला पहला वो एनिमल का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है तो बॉडी सरफेस ही यूज करेगा, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप पढ़ोगे, नए बच्चे जो होंगे ना, पहली बार फ्रेशर पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जब एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा था तो पहले कुछ एनिमल ऐसे थे जिनमें कई सेल आपस में मिल गई और मिलकर के उन्होंने एक एनिमल को बनाया, इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आगे जाकर के क्या हुआ, उस एनिमल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बनी, उसमें कई सेल ने मिलकर के कोई एक काम किया। ठीक है, कई और सेल मिले, उन्होंने मिलकर के दूसरा काम किया, समझना, कई और सेल मिले, इन्होंने मिलकर के कोई तीसरा काम किया। तो ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर इन फंक्शन स्ट्रक्चर, इसको टिश्यू बोलते हैं। तो पहले सेल्यूलर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, टिश्यू, और फिर कई सेल ने मिलकर के, इन सब सेलों ने मिलकर के, सॉरी, कई टिश्यू ने मिलकर के एक सिंगल काम किया। समझ रहे हो ना? कई टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम समझते हो, जब कई ऑर्गन मिलकर के कोई एक काम करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले हर एक सेल अलग अलग काम कर रही है, अपना अलग अलग काम कर रही है, पर मिलके रहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे जाकर के थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस आए तो कई सेल ने मिलकर के एक काम किया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, उसको आप टिश्यू बोलते हो। फिर कई टिश्यू ने मिलकर के एक काम किया, मतलब ऑर्गन बनाया, फिर वो मिलकर के एक काम करता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कई ऑर्गन मिलकर के एक काम करते हैं, इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे एनिमल के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अंतर आता गया, वैसे वैसे उसके बॉडी के ऑर्गन में भी अंतर आता गया, या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, बॉडी में भी चेंजेस आते गए। तो डिफरेंट टाइप के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनमें जो भिन्नताएं मिल रही हैं, डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा हैबिटेट, भाई अगर कोई एनिमल पानी में रहता है तो गिल्स यूज करेगा, सिंपल सी बात है। अर्थ पर रहता है तो लंग्स यूज करेगा, बिलों में रहता है लाइक इंसेक्टा, ठीक है, कॉकरोच की बात कर रहा हूं, तो ट्रेकियल सिस्टम होगा उसके पास। जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलुलर लेवल है, कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो वो जनरल बॉडी सरफेस यूज करेगा। आप समझ रहे हो? तो उनका हैबिटेट क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। नीट में अभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक, तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये इस पर क्वेश्चन आएगा। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना है आपको, हैबिटेट के ऊपर। हैबिटेट का मतलब होता है वो एनिमल किस वातावरण में रहता है, पानी में रहता है, हवा में रहता है, अर्थ पर रहता है, बिलों में रहता है, उसी हिसाब से इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे। दूसरा, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, इस पर बेस्ड होगा उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं,
जिस पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निर्भर करता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न से ले रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ले रहा हूं, ठीक है, कोई नो कंफ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्टिंग में जो एनिमल्स आए थे जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, और थोड़ा बड़े टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ के अंदर ऑर्गन भी आ गया, पर वो बॉडी सरफेस ही यूज करते थे। जैसे, समझना मेरी बात, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, बहुत आराम से लिख रहा हूं। बॉडी सरफेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहां देखने को मिलते हैं? बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलेगा? पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा। सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, टीनो, प्लेटियलमंथीज, प्लेटी, ठीक है, और कुछ एसके एलमंथीज भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने, मैंने एनसीईआरटी साथ लेके चला हूं, ठीक है, एनसीईआरटी आपकी साथ चल रही है। फ्लैटवॉर्म एटसेट्रा, अच्छा उन्होंने फ्लैटवॉर्म तक ही दे रखा है, लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवॉर्म एटसेट्रा। फ्लैटवॉर्म समझते हो, चपटे क्रमी बोलते हैं, ठीक है, फ्लैटवॉर्म ही लिख देता हूं, प्लेटियलमंथीस का मतलब है फ्लैटवॉर्म, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्लेटियलमंथीस को ही हम फ्लैटवॉर्म बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म, फ्लैट वॉर्म। इन सब के अंदर पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा के बाद टीनोफोर आता है, उसी का भाई है, एनसीईआरटी नहीं लिख रखा, मैंने लिख दिया है। पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी मतलब फ्लैट वॉर्म, चपटे क्रमी। इन यहां तक कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था, जो बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कर लेते थे, बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कर लेते थे। आप समझ में आया? तो उसको बॉडी सरफेस टर्म यूज करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं हमें मॉइस्ट क्यूटिकल देखने को मिलती है, मॉइस्ट क्यूटिकल। समझना, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है इन तीन टर्म के अंदर। मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, या ऐसा भी कह सकते हो प्लस एंड, एंड स्किन, थ्रो स्किन। दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज करोगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज करोगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल और स्किन एक्चुअल में, अर्थवॉर्म में स्किन होती है, नन कह सकते हो, नॉन लिविंग लेयर भी होती है क्यूटिकल। मैं अगर क्यूटिकल की बात करता हूं, मैं दिखाता हूं, अगर मैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो ये कहां देखने को मिलेगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जांपल अलग है, और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका एग्जांपल अलग है। इसके लिए आप यूज करोगे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अगर बात करते हैं ना, अर्थवॉर्म में स्किन होती है, स्किन, और स्किन के ऊपर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्यूटिकल भी होती है। आप समझ रहे हो? तो अर्थवॉर्म की अगर बात की जाए, तो अर्थवॉर्म, ध्यान रखना है, स्किन तो होती है, बहुत पतली स्किन होती है, उसके ऊपर नॉन लिविंग एक लेयर होती है क्यूटिकल, जो उसकी स्किन को मॉइस्ट, मॉइस्चर युक्त बना के रखती है। आप समझ रहे हो? और मॉइस्चर बहुत जरूरी होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो समझना। तो नॉन लिविंग क्यूटिकल और लिविंग स्किन, ये अर्थवॉर्म के अंदर होते हैं, जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टर्म यूज करते हैं। हाँ, अगर मैं स्किन के थ्रू बात करता हूं, तो स्किन के थ्रू आप लगाओगे फ्रॉग, फ्रॉग में भी एडल्ट, एडल्ट फ्रॉग,
एडल्ट फ्रॉक की बात करते हैं तो एडल्ट फ्रॉक के अंदर भी ध्यान रखना है, स्किन होती है मॉइस्ट स्किन, ठीक है। एडल्ट फ्रॉक के अंदर क्या होती है? मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट, मॉइस्ट स्किन ही लिख देता हूं, थ्रो मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल एंड मॉइस्ट स्किन, क्योंकि मॉइस्ट से बच्चा कंफ्यूज तो मॉइस्ट स्किन, ठीक है। तो यहां पर मॉइस्ट स्किन होती है फ्रॉक के पास। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर दोनों को क्यूटिनिस बोल सकते हैं? यस, दोनों को क्यूटिनिस बोल सकते हैं, पर एनसीईआरटी ने फ्रॉक के अंदर मॉइस्ट स्किन के आगे क्यूटिनिस लिख दिया है और यहां नहीं लिखा, पर दोनों ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाते हैं, जिसके अंदर क्यूटिकल या बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस में भी स्पेशली मॉइस्ट लेयर के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि यहां पर भी मॉइस्ट है, मॉइस्ट क्यूटिकल, और यहां मॉइस्ट स्किन है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? एक तरफ मॉइस्ट क्यूटिकल है, एक तरफ मॉइस्ट स्किन है, क्लियर बिल्कुल। तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू अर्थवॉर्म में हो रहा है, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, क्योंकि यहां क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल एक डेड लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, समझ रहे हो? जो अर्थवॉर्म के ऊपर एक लेयर मिलती है उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो अर्थ के, मतलब समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं बहुत थिन स्किन होती है जिसके ऊपर जो क्यूटिकल है उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और नमी को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, जिससे कि आसानी से रेस्पिरेशन हो पाए। समझ पा रहे हो? तो ये टर्म जरूर समझना, बच्चा कंफ्यूज होता है इन तीनों, तीनों सिमिलर हैं, इसीलिए मैंने तीनों को साथ लिखाया है। एक बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, बॉडी सरफेस या कोई क्यूटिकल यूटिकल नहीं है, स्किन स्किन नहीं है, बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा के अंदर, और फ्लैट वॉर्म चपटे, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल जो आता है प्लेन एरिया, आपके सिलेबस में प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, फ्लैट वॉर्म में भी प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया, क्योंकि एनसीईआरटी में प्लेन एरिया का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? बॉडी सरफेस, मॉइस्ट क्यूटिकल आ जाए अर्थवॉर्म, मॉइस्ट स्किन आ जाए फ्रॉग, और दोनों के केस में आप टर्म यूज करोगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, समझ रहे हो? अब क्यूटिकल और स्किन में अंतर क्या होता है? क्यूटिकल मैंने बताया था नॉन लिविंग डेड लेयर होती है जो स्किन को प्रोटेक्ट करती है, अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है। समझे या नहीं समझे? ओके। स्पॉन्जेस में स्किन नहीं होती बेटा, ठीक है, हाँ स्पॉन्जेस में स्किन नहीं होती, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं एंटर कर रहा हूं बेटा इसके बाद, ठीक है, ऑर्थोपोडा के अंदर। ऑर्थोपोड्स की अगर बात की जाए, यानी कॉकरोच, उसमें भी इंसेक्ट, ठीक है। तो अब मैं आ गया हूं, उसमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, अच्छा ग्रीन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑर्गन की बात करते हैं तो समझना, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, तो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल जिसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे इसको? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। कहां देखने को मिलेगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल? आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सर ये इंसेक्ट की बात चल रही है, कॉकरोच की बात चल रही है, ठीक है, इंसेक्टा, इंसेक्टा में कौन? कॉकरोच, कॉकरोच तो क्या आपके सिलेबस में है? कॉकरोच ये आपके सिलेबस में है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखोगे, ये समझते हो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल क्या क्या बताना चाह रहा हूं? जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा बता दूं, अगर कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो कॉकरोच इस तरीके से होगा, ऐसे, ऐसे, ये ऐसा होगा कॉकरोच, समझ रहे हो? कुछ कुछ ऐसा होगा कॉकरोच में, इस तरीके से सेगमेंट होंगे, ऐसे सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच को ध्यान से देखोगे तो कॉकरोच के अंदर यहां पर इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखते हैं इसके साइड में, ऐसे होल्स दिखेंगे इसके सेगमेंट्स में साथ में, ये ऐसे, ऐसे। और ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये टिब्यूल्स होते हैं, ये टिब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, जो सीधे गैसेस को टिश्यू के अंदर लेकर के जाते हैं, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, जो सीधा गैसेस को कहां लेके जाते हैं? टिश्यू के पास, यानी यहां से ऑक्सीजन जा सकती है, CO2 बाहर आ सकती है, आप समझ रहे हो? तो यहां पर
ना तो लंग्स है ना बॉडी सरफेस है, ट्रेकियल नेटवर्क ऑफ टिब्यूल देखने को मिल रहे हैं कॉकरोच के अंदर। इन नेटवर्क ऑफ टिब्यूल से ही एयर आ रही है जा रही है, एयर आ रही है जा रही है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है? उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और साथ में उसके हैबिटेट, कहां रहता है, उसका हैबिटेट कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं बात करूंगा गिल्स। गिल्स, अब गिल्स पर क्वेश्चन बहुत तगड़े बनते हैं, ठीक है। तो गिल्स के लिए एक टर्म आता है स्पेशल, स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर। तो गिल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर, गिल्स के लिए टर्म यूज करते हैं हम स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर। स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर। और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसके लिए भी टर्म यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसको जैसे इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं ना, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन उसको उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन आएंगे अब। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? स्पेशल वैस्कुलर, वैस्कुलराइज्ड भी बोल सकते हो। स्पेशल वैस्कुलर, वैस्कुलर का मतलब है इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर गिल्स को बोलते हैं। स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर गिल्स को बोलते हैं। इसको इस टाइप के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको ट्रैकियल बोलते हैं, इसको ब्रैंकियल बोलते हैं, ठीक है। कहां देखने को मिलेंगे ये गिल्स? तो गिल्स का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जब भी गिल्स की बात आएगी, गिल्स आपको फिश में देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है। गिल्स आपको एक्वेटिक, ऑर्थोपोडा, एक्वेटिक ऑर्थोपोडा में देखने को मिलेंगे। ये एक्वेटिक मोलस्कस में देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक मोलस्का। इन सब जगह आपको गिल्स देखने को मिलेंगे। लार्वा, लार्वा, लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के लार्वा में भी गिल्स ही होते हैं, ठीक है। इसमें भी गिल्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और है, लंग्स। अगर आ जाए आप आपसे लंग्स, ठीक है, अगला लंग्स। अच्छा, लंग्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसके लिए टर्म यूज करेंगे स्पेशल वैस्कुलराइज्ड अब स्ट्रक्चर टर्म यूज नहीं करेंगे, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग। जब बैग्स आ जाए तो लंग्स की बात चल रही है, जब स्ट्रक्चर आ जाए गिल्स की बात चल रही है। इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या टर्म यूज करेंगे? पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी माने होता है लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी लंग्स। कहीं भी टर्म आ जाए पल्मोनरी, तो पल्मोनरी का मतलब है लंग्स की बात चल रही है। तो ये टर्म्स ध्यान रखने जिन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, टर्म्स पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेंगे, या स्पेशल वैस्कुलराइज बैग कहां देखने को मिलेंगे। बैग का मतलब है थैले, मतलब हमारी एल्वुलाई की बात चल रहा है, हमारे लंग्स में एल्वुलाई होते हैं, बैकेट्स होते हैं। तो जब भी थैले की बात आती है, एल्वुलाई की बात आती है, तो समझ जाना ये कहीं ना कहीं लंग्स की बात कर रहा है। तो जब भी बैग टर्म आएगा आप लंग्स याद रखोगे, ठीक है। जब भी स्ट्रक्चर टर्म आएगा गिल्स याद रखोगे, और जब भी ट्यूब्स टर्म आएगा तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन इंसेक्टा में होता है, आपको याद रखना है। अब बताओ, आपको मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर करानी है,
हो रही है नहीं हो रही? अगर ट्रस्ट है तो मैं सच कह रहा हूं, मैं टूटने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जब तक है शरीर में जान, ठीक है, अपनी तरफ से तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। जब तक कॉन्शियस माइंड है, कभी कभी माइंड भी अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। मतलब इंसान, मतलब मैं खुद ही देखता हूं कि पता ही नहीं, ठीक है, मतलब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, तो इंसान इंसान ही नहीं रहता, ठीक है। आप समझ रहे हो, सारा खेल ब्रेन का है। जब तक मैं कॉन्शियस में हूं, मैं सच कह रहा हूं, नहीं टूटने दूंगा चाहे कुछ भी हो उसके लिए, फिर ठीक है। समझे नहीं समझे? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल समझ में आ गया? यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो एक बार दिल से आग लगा दो बस, और कुछ नहीं। कंटिन्यू करते हैं, दिल से लगनी चाहिए आग, कंटिन्यू करते हैं। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो बहुत सही, ये आग बता रही है कि सारे कंसेप्ट ब्रेन में उसकी लाइब्रेरी में सेट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब समझ रहे हो, उसको इस तरीके से सेट करना जरूरी है कि तुम भूलो ना, मेमोराइज हो जाए, ठीक है। मैं अक्सर कर बोलता हूं कि मैंने पढ़ाया, क्या वो तुम्हें आया? आप समझ रहे हो, मैंने तो पढ़ा दिया, ठीक है, तुमने कहा हाँ बस आ गया, ठीक है। क्या एक्चुअल में वो आना तब है जब तुम एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पा रहे हो, और एग्जाम में क्वेश्चन कर पा रहे हो तो सही मायने में मैंने सही पढ़ाया। अभी तुम्हें अभी आ गया और मजा आ गया बस, पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, या बहुत टाइम लगा रहे हो, या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो फिर मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। आप समझ रहे हो, तो फीलिंग ही नहीं आ रही पढ़ाने वाली, फिर तो कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज रेस्पिरेशन का बेसिक क्या है, समझ में आ गया। फिर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी ने इन स्टेप्स को एक साथ दिया है, वो मैंने डायग्रामेटिकली करा दिया आपको, ठीक है। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की मैंने, किस पर बेस्ड है, हैबिटेट पर बेस्ड है, उनका हैबिटेट क्या है, कहां रहते हैं, उस पर बेस्ड है पहला। और किस पर बेस्ड है, साथ में मैंने बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है, क्लियर है बिल्कुल। और फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट शाउट होना चाहिए, क्लियर है। हाँ, एनसीईआरटी छोड़ूंगा नहीं आपकी, पहले इतनी एनसीईआरटी क्लियर करूंगा, फिर ह्यूमन के अंदर एंटर करूंगा मैं। पहले एनसीईआरटी इतनी क्लियर कर दूं मैंने क्या क्या करा दिया आपका, ठीक है। ये आप, क्योंकि एनसीईआरटी की हैबिट डालनी है आपको मेरे साथ, मेरे साथ हैबिट डालनी है। एनसीईआरटी साथ में लेके बैठोगे, साथ साथ पढ़ाई करोगे, ठीक है। शुरू के 3 लेक्चर में बहुत बेसिक लेके चलूंगा, ठीक है, पर मैंने बेसिक के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को उठा लिया है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। बेसिक के बेसिक हो जाएंगे और एक छोटा छोटा चैप्टर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीजों को मैं एड ऑन करता हुआ चलूंगा, पर ठीक है, आपको ध्यान समझना है इस चीज को, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, एज यू हैव रीड अर्लियर, जो आप पहले पढ़ चुके भी होगे, ठीक है, पुरानी क्लास में, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन, क्वेश्चन आएगा इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन, किसका इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है? सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। इनडायरेक्ट क्यों बोला मैंने? इनडायरेक्ट इसलिए बोला क्योंकि डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, किसी टेस्ट ट्यूब में डाल करके डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं कर रहे आप, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू कैटाबॉलिज्म कर रहे हो, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, तो इसको इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। टू डिराइव्ड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, इससे आप एनर्जी डिराइव करते हो जिससे अपनी एक्टिविटी कर पाते हो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, प्रोटोजोआ, सबके अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो डेंजरस है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, हार्मफुल होती है, इसको आप क्या करते हो, रिलीज आउट कर देते हो, रिलीज, ठीक है, रिलीज कर देते हो, बाहर निकाल देते हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने बोला था ना, मैंने बताया था किसी भी चीज का टूटना, किसी भी चीज का टूटना कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, यही क्वेश्चन बनाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन पर। किसी भी चीज का टूटना कैटाबॉलिज्म, जुड़ना एनाबॉलिज्म, टूटना कैटाबॉलिज्म, जुड़ना एनाबॉलिज्म, ठीक है, ठीक है। इट इज देयर फॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइड टू द सेल, कंटिन्यूस आप सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, और CO2 जो सेल के अंदर बन रही है हैव टू बी रिलीज्ड आउट, वो बाहर निकल जाती है।
This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, इसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। एक्चुअल में ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विद CO2, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है। वेंटिलेशन, एक्सचेंज, समझ रहे हो? ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है। एक्चुअल में ये है आपका ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। क्लियर है? इसी को कॉमनली आप रेस्पिरेशन बोल सकते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी को आप कॉमनली रेस्पिरेशन बोल सकते हो, क्योंकि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। ठीक है? Place your hand on your chest. You can feel the chest move up and down, move up and down. You know that it is due to breathing. ये breathing के थ्रू हो रहा है। जैसे हाथ रखा ना, ये ब्रीथिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, चलो, हाउ डू वी ब्रीथ, आप ब्रीथ कैसे करते हो पूरी मैकेनिज्म में आके डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, डिपेंड मेनली किस पर डिपेंड करती है? हैबिटेट पर डिपेंड करती है, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, फैट वॉर्म एटसेट्रा, इनमें बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन CO2, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कहां से हो रहा है? एंटायर बॉडी सरफेस से हो रहा है। ठीक है, अर्थवॉर्म की अगर बात की जाए, अर्थवॉर्म की बात की जाए तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, और क्यूटिकल स्किन के ऊपर मिलने वाली एक डेड लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर होती है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि नमी को अवशोषित करके वो आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सकती है। ठीक है, हाँ। एंड इंसेक्ट हैव आ नेटवर्क ऑफ, वही इंसेक्ट की अगर बात की जाए तो इंसेक्ट के अंदर, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल देखने को मिलता है, जिसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर की बात करता हूं, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर की बात करता हूं, मतलब मैं गिल्स की बात कर रहा हूं, जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कहां कौन यूज करता है गिल्स को? गिल्स को एक्वाटिक ऑर्थोपोड यूज करते हैं, और एक्वाटिक मोलस्कस भी यूज करते हैं। क्लियर है? जबकि अगर टर्म यूज किया जाए वेस्कुलर बैग, बैग आ गया ना, वेस्कुलर बैग मतलब हम लंग्स की बात कर रहे हैं। जब भी टर्म आएगा वेस्कुलर बैग मतलब हम लंग्स की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? जब भी टर्म आएगा वेस्कुलर बैग मतलब हम लंग्स की बात कर रहे हैं। चलो, मुझे लगा कोई मैसेज है। लंग्स की बात कर रहे हैं, और लंग्स से जब भी रेस्पिरेशन होगा, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छा, कहां मिलता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन? मैंने एग्जांपल लिखा दिया था क्या? नहीं, इसके एग्जाम्पल तो रहेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? कहां मिलता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो। ठीक है, एम्फीबिया, एम्फीबिया 2, मेमेलिया, सबके अंदर एम्फीबिया से मेमेलिया सबके अंदर आपको, ठीक है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलने वाला है, लंग्स के थ्रू। एम्फीबिया से मेमेलिया सबके अंदर आपको रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू मिलने वाला है, वही मैं यहां बता देता हूं। ठीक है, चलो, ठीक है। आर यूज बाय द टेरिस्ट्रियल फॉर्म, टेरिस्ट्रियल का मतलब है धरती पर रहने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, सबके अंदर लंग्स के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे एमोंग वर्टिब्रेट्स फिश, एमोंग वर्टिब्रेट्स, एमोंग वर्टिब्रेट्स में मैं फिश की बात कर रहा हूं, फिश में गिल्स होते हैं। सारे वर्टिब्रेट में अगर फिश की बात की जाए तो इनके पास गिल्स होते हैं, जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स की बात की जाए तो इनके पास लंग्स होते हैं। यहां तक कोई डाउट? और एम्फीबिया में अगर फ्रॉग की बात करता हूं तो फ्रॉग के अंदर मैंने बताया था मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट को मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार, ठीक है, एक एक पॉइंट की मास्टरी कराने वाला हूं मैं इस बार। ठीक है, आप समझ रहे हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जितने लेक्चर है मोर देन सफिशिएंट। इतने लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी हम चीर फाड़ करेंगे, एक एक कंसेप्ट की, समझ रहे हो, आपके ब्रेन में सेट करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ढेर सारे। और तत्वा जो फिजिकली परचेज करना चाहते हैं तो वेब से, तो भाई नेट पर डालोगे ना वेब, तो उससे तो डायरेक्टली परचेज कर लोगे। ऐप पर अभी स्टोर का ऑप्शन जनरेट हो रहा है, वहां से कर लोगे। नहीं तो हर यूट्यूब के लेक्चर में जो हमने जो भी लेक्चर डाल रहे हैं उसमें तत्वा का हमने लिंक डाल रखा है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली ले सकते हो।
ठीक है, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हर बच्चे को दी गई है, हर बच्चे को, कोई जरूरत नहीं है परचेज करने की, अगर आप पीडीएफ से आप यूज कर सकते हो तो। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके पास है। तो तत्वा की हम आज तो बेसिक था, 3 बेसिक लेक्चर हो जाएंगे, तो 3 बेसिक लेक्चर के बाद मैं तत्वा के क्वेश्चन देने चालू करूंगा और आपको करने हैं। क्लियर है बिल्कुल? और आज हर एक लेक्चर के एंड में एनसीईआरटी की बात मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, हर एक लेक्चर के एंड में एनसीईआरटी के बाद ये आपको करने ही होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को क्या नाम दें? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे सीरीज को क्या नाम देना चाहिए, एक शॉर्ट नेम निकाल करके आप बताओगे। ठीक है, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, बच्चों पर छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस की सीरीज को जैसे सर्विस सर ने सीडीएस नाम दिया, तरुण सर ने डोपा नाम दिया, तो इसको क्या नाम देना चाहिए ये आपके ऊपर छोड़ा। ठीक है, ठीक है, पर अच्छा सा नाम हो जो कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता हो, एनसीईआरटी को रिप्रेजेंट करता हो, एनसीईआरटी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता हो तब। ठीक है, अभी नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, छोड़ रहा हूं उसको। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? अच्छा, जरा बताओ रेस्पिरेशन में लास्ट स्टेप कौन सा इन्वॉल्व होता है? अच्छा, एक एनसीईआरटी का एक पैरा और बचा हुआ है। ठीक है, ये सारे स्टेप मैंने लिखा दिए हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या था? ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, जिसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रही है। दूसरे में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तीसरे में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। चौथे में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन। फाइनली क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल। ठीक है, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये मत भूल जाना, कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने इसलिए लिख भी दिया नोट्सों में। एंड रिजल्टेंट रिलीज CO2, रिजल्टेंट CO2 कहां रिलीज हो रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, एस, ठीक है, जो हम चैप्टर में डिटेल में बताएंगे आपको। तो ये 5 स्टेप हो गए, पांचों स्टेप को मैंने डायग्रामेटिकली बताया, इसी पर एक क्वेश्चन मैंने रख दिया था ये वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो लास्ट स्टेप कौन सी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है? तो मैक्सिमम बच्चे थर्ड लगा रहे होंगे, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लगा, मतलब ये क्वेश्चन आप लगा के आने हैं आपको। ठीक है, आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन करके बता दिया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं होमवर्क में, आप समझ रहे हो, ये आपको पर डे मिलेंगे और अगले दिन मैं इनको डिस्कस भी कर लूंगा, नेक्स्ट डे इनको डिस्कस किया करूंगा, तब मैं चैप्टर स्टार्ट किया करूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, रिवीजन कराऊंगा और फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मतलब अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो आप बताओ, आपको प्रॉपर पर डे क्वेश्चंस मिलेंगे, पर डे में रिवीजन कराऊंगा, पर डे में कंसेप्ट कराऊंगा, पर डे में एनसीईआरटी कराऊंगा और चैप्टर के एंड के अंदर आपको समरी प्रोवाइड कराऊंगा और समरी के बाद आपका प्रॉपर टेस्ट होगा और फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा, फिर टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट होगा। देखते हैं सिलेक्शन रुकता कैसे है, समझे? देखते हैं सिलेक्शन रुकता कैसे है, कहते हैं ना किसमें कितना है दम, आप समझ रहे हो? तो अब यहां वास्तव में अगर आप डेडिकेटेड हो, वास्तव में आपने ठान रखा है यार इस बार तो यार एक रैंक निकाल के ही मानूंगा मैं। ठीक है, इस बार मतलब कहते हैं ना, बच्चा कहता है मैं हार गया, या कहता है मैं सर फेल हो गया सर, मतलब या सर मेरी मेहनत बेकार चली गई, सर सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। अरे नहीं भाई, देखो कोई हारता नहीं है, कोई फेल नहीं होता, हमेशा लर्निंग होती है। ठीक है, आप लर्न कर रहे हो। अब दो चीजें हैं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप शायद समझ पाओ मेरी बात को। ठीक है, जैसे ये आपका नीट का टारगेट है। ठीक है, मानो रिजल्ट है आपका, जो भी रिजल्ट है आपका टारगेट। ठीक है, ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, और आपको ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो दो रास्ते हैं। देखे होंगे फ्रेशर जितने भी होते हैं, फ्रेशर बच्चे जितने भी होते हैं, उनका जोश ज्यादा होता है और वो तेजी से चढ़ जाते हैं, और फ्रेशर एक अच्छी रैंक फोड़ भी लेता है 12th के साथ, पर ड्रॉपर रैंक फोड़ नहीं पाता। आखिर ड्रॉपर में क्या मतलब, क्या ड्रॉबैक होता है यार, क्यों नहीं फोड़ पाता? सिर्फ थॉट प्रोसेस का अंतर है और कोई अंतर नहीं ड्रॉपर बहुत पावरफुल है, ड्रॉपर रैंक फोड़ने में बहुत, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। रूट दो हैं, समझना, रूट दो हैं, एक रूट ये है, एक रूट ये है, समझना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, फ्रेशर की, फ्रेशर के साथ साथ मैं उसकी बात करता हूं, 12th वाला स्टूडेंट हो, ठीक है, 12th हो, 12th प्लस
13 फर्स्ट वाला जो होगा वो भी इसमें काम आएगा, ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं अंदर से, तो ये अपने टारगेट तक मतलब बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, ठीक है। पर इनके पास कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। अगर मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं जो ड्रॉपर है, समझना ये ड्रॉपर है, जो 2-3 साल ड्रॉप ले चुका है, इसका टारगेट तक पहुंचना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पीछे बोझे बोझे लगा लिए हैं। बोझे का मतलब, यार मैं 3 साल मेरा ड्रॉप हो गया, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस ने अपने चारों तरफ निगेटिव जनरेट कर लिया है। इसके घर वाले, इसके बाहर वाले, इसके पड़ोसी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये तो तुरंत पहुंचेगा, ये झटके से पहुंचेगा, ठीक है। अब इसके लिए ये झटके से पहुंच सकता था, उससे भी तेज पहुंच सकता था, पर इसने अपने चारों तरफ ये नहीं बहुत सारे वजन अपना मतलब अपना पास्ट अपने संग बांध लिया। ये पास्ट है सारा का सारा, इसका पास्ट ये पास्ट इसने बांध लिया है। अगर इस पास्ट को एज ए एक्सपीरियंस ये यूज करे, तो मैं सच कह रहा हूं, रैंक फोड़ने में इससे बेहतरीन स्टूडेंट हो नहीं सकता। अगर इस पास्ट को एज ए एक्सपीरियंस यूज करे, इस पास्ट को एज ए एक्सपीरियंस यूज करे और इस चढ़ाई चढ़ने में इसको यूज करे, तो बताओ ये रैंक फोड़ पाएगा नहीं फोड़ पाएगा? मतलब सारा सोच के ही तो अंतर है। मेरी सोच है यार मैं ड्रॉप हो गया, मैं 3 साल से ड्रॉप कर रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? तो नेगेटिव थॉट मुझे बढ़ने नहीं देंगे, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं सोचूं यार मैं 3 साल ड्रॉप किया, तो 3 साल मैंने कुछ सीखा है, एक नए बच्चे से मुझे ज्यादा आता है। बस कमी क्या है, जो मैंने कुछ कमियां की इन 3 सालों के अंदर, उसको मुझे पॉइंट आउट करना है और अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है। जो मैंने गेन किया है उसको यूज करना है और दिल्ली एम्स के अंदर पहुंच के दिखाऊंगा इस बार में। ये कसम खा लो ना, तो ड्रॉपर मैं सच कह रहा हूं, मतलब बहुत बेहतर तरीके से सिंगल अटेम्प्ट के अंदर एक बेहतरीन रैंक के साथ निकल सकता है। आप समझ रहे हो? अंडर 10 रैंक फोड़ने में ड्रॉपर मतलब बस सिर्फ सारा खेल यहां का सोच का है। कुछ लोग कहते हैं पेरेंट्स, कुछ पड़ोसी, दूर हो जाओ पेरेंट्स पड़ोसियों से। अपने से अगर कमिटमेंट कर लो कि मैं अपने से कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैंने इन 3 सालों में 2 सालों में कुछ सीखा है, कुछ कमियां की हैं, मुझे पता है मैंने कमियां क्या की हैं, और इस पर अगर मैं काम कर लेता हूं तो देखता हूं किसमें कितना दम, कौन मुझे रोक पाएगा एक टॉप रैंक को फोड़ने से। तो अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है ना, तो कोई आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ एक अच्छी रैंक को फोड़ने में। अगर आपने अपने चारों तरफ पास्ट का बोझा बना लिया है कि यार मैं 3 साल ड्रॉप कर गया, यार मैं 3 साल में सेलेक्ट नहीं हो पाया, यार अब मैं क्या सेलेक्ट होऊंगा, मैं पता नहीं पढ़ क्यों हो रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, नहीं हो पाओगे भाई, ठीक है। फिर ड्रॉप मार दोगे, ठीक है। उससे तो बीएससी एससी कर लो कुछ, ठीक है। सारा खेल यहां से है। यहाँ कहते ना, इंसान शरीर से नहीं हारता, इंसान सोच से हारता है, थॉट से हारता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहते हैं अगर मन से हार गए तो कोई कोई जिताने वाला पैदा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप मन से अगर हामी कहते ना, हामी भरते हो, ठीक है, एक हुंकार भरते हो कि यार मैं फोड़ के रहूंगा इस बार, जो मैंने इतने ड्रॉप के अंदर सीखा है ना उसको यूटिलाइज करूंगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और वो मुझे एक तरह पुलर फोर्स जनरेट करेगा मेरे को मेरे टारगेट तक पहुंचाने में। तो देखता हूं यार तुम्हारा टारगेट तुमसे रुकता कैसे है, कैसे नहीं पहुंचते तुम टारगेट तक, ठीक है। और तुम्हारे टीचर गुरुजन तुम्हारे साथ में एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, एनसीईआरटी के साथ, रिवीजन के साथ, समरी के साथ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तत्वा के साथ, आप समझो डिफरेंट टाइप के टेस्ट के साथ, देखते फूटता कैसे नहीं है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक की बात चल रही है, तो फर्स्ट रैंक फोड़नी है हर कीमत पर, हर हालत में। आप समझ रहे हो? जुट जाओ पॉजिटिव थॉट के साथ। समझे या नहीं समझे? तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज 3:15 जस्ट 15-20 मिनट बाद फिजिक्स की क्लास है, एसीपी सर की क्लास है, सारे लोग ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम फिजिक्स में ताबड़तोड़ करो, केमिस्ट्री में ताबड़तोड़ करो, बायोलॉजी में तो तुम मुझे 1 महीना भी दे दोगे लास्ट में, मैं सच कह रहा हूं आपको टॉप लेवल पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये गारंटी है मेरी, ठीक है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा नहीं, टीचर ऐसा इसलिए क्योंकि टीचर औसम है, इसलिए क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी सेल्फ प्रैक्टिस मांगती है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सेल्फ डेडिकेशन मांगती है। फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा फोबिया होता है फिजिक्स से बच्चे को, जो उसको उसके दूर ले जाता है। और मैं सच कहता हूं, जिससे आपको फोबिया हो, जिससे आपको डर हो, आप उसको टाइम देना चालू कर दो, वो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, पर टाइम देना पड़ेगा तभी, नहीं तो नहीं बनेगा। फिजिक्स को टाइम दो, वो कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, अगर टाइम दोगे तो वो 100% दोस्त बनेगा। ये ध्यान रखो, ये दिमाग में बिठा लो। एक पॉजिटिव थॉट से चलोगे, ठीक है,
जो तुम्हारा दुश्मन है मतलब फिजिक्स, उसको टाइम देना चालू करो, दोस्त बनेगा, 100% कह रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स की जो समरी मिलेगी ना, अल्टीमेट होगी, अल्टीमेट होगी, लास्ट टाइम के लिए और अभी के लिए। समरी छोड़ना मत किसी भी चैप्टर की। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन रोक पाता है, ठीक है। और जो तुम्हारे लिए नेगेटिव है निकाल दो दूर, अपनी अपने दिमाग से उनको निकाल दो। जो तुम्हारे लिए तुम्हें बढ़ने से रोक रहा है, दूर कर दो उन लोगों को अपने आसपास से, ठीक है। उन लोगों के साथ रहो जो आपका सपोर्ट करते हैं, आपके बढ़ने में आपका हेल्प करते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहो। तो ये 2025 आपके लिए एक बहुत बेहतरीन साल होगी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए। तो बेटा कल मिल रहे हैं, ठीक है। एसीपी सर की क्लास है अभी 15 मिनट बाद, आप ज्वाइन करो और कल मिलते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, और इस बार 2025 फोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।